नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 11,885 पदों के लिए जो बहाली आने वाला है, तो जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं तो उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके और जीएस का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। यह आपका प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसमें जितना भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सभी प्रश्न आपको फुल एनालिसिस किया हुआ प्रश्न रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों चंदेश्वर, बी में दिया हुआ है विद्यापति, सी है ज्योतिश्वर और डी है हरि ब्रह्मा देव। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेश्वर हो जाएगा। ठीक है, चंदेश्वर दोस्तों मिथिला राजा के मंत्री थे, ये आप याद रखिएगा। तब से ये भी पूछेगा मिथिला राजा के मंत्री निम्न में कौन थे, तो चंदेश्वर। ऑप्शन सेम दिया हुआ रहेगा तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंदेश्वर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस भाषा पर आधारित है। देखिए दोस्तों, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो किस भाषा पे आधारित है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। ठीक है, और देखिए यह जो पुस्तक है वो किस भाषा में यदि लिखी हुई है, पूछेगा कि किस भाषा में लिखी है, तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, कौन पुस्तक, कौटिल्य की पुस्तक, ठीक है, किस भाषा में लिखी हुई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और किस विषय पर आधारित है, किस, याद रखिएगा अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि, बोधराज, परमल और ऑप्शन डी है विद्यापति। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मौली कवि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मौली कवि ने वाद सिंह और उद्वत विनोद की रचना भी की थी। आपसे ये भी पूछेगा कि देखिए मौली प्रकाश के लेखक उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है दोस्तों, तो मौली कवि है। ठीक है, तो यही आपका है उद्वंत विनोद और एक और है आपका है वाघ सिंह। ठीक है, वाघ सिंह का भी, तो वाघ सिंह का भी लेखक कौन है, तो आपका मौलिक कवि ही है। ठीक है, तो देखिए एक कवि जो होता है दोस्तों ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही बुक लिखता है। ठीक है, उनका अनेक बुक लिखा हुआ रहता है। तो जो भी बुक लिखे हैं, जैसे कि मौलिक कवि की हम बात करते हैं, तो जो बुक आप लिए लिखे हैं, बाघ सिंह हो गया, उद्वंत विनोद हो गया, तो इन सभी को भी आपको याद रखना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको परीक्षा में सिर्फ यही प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, मौलिक कवि से रिलेटेड और भी प्रश्न पूछ सकता है, इसके जगह कोई और भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो सभी प्रश्न को आपको याद करना होगा। चलिए आज के जो इस वीडियो है ना दोस्तों, इसमें स्पेशल बिहार जो होता है बुक, उससे भी संबंधित आपको जीके दिया हुआ है। और आपका इतिहास का जो एनसीईआरटी बुक है, आप उससे भी जीके का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें से आपका 3 से 4 बुक से हम आपको जीके का क्वेश्चन और 3 से 4 बुक से आपका जीएस का क्वेश्चन जो है छाट करके इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहले के जो वीडियो था उससे आपको कुछ इसमें एडवांस प्रश्न मिलेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी प्रश्न को पढ़िएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ। कह रहा कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुर्ज होम। बुर्ज होम एक दोस्तों नवपाषाणिक स्थल है और यह जो है कश्मीर घाटी के श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो कौन, देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये जो आपका बुर्ज होम जो है, यह बुर्ज होम कश्मीर घाटी के श्रीनगर से, कहाँ से, कश्मीर घाटी के श्रीनगर से, ठीक है, 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। और दोस्तों बुर्ज होम को स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं, तो आपसे ये भी एक प्रश्न पूछेगा कि बुर्ज होम, ठीक है, के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो प्लेस ऑफ वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्लेस ऑफ वृक्ष कहा जाता है। देखिए इसकी खोज यदि हम बात करते हैं, बुर्ज होम की खोज की हम यदि बात करते हैं, तो 1935 ईस्वी में इसकी खोज हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल किस स्थल में प्राप्त हुआ था, तो बुर्ज होम में। और यह बुर्ज होम जो है
यह कश्मीर घाटी में श्रीनगर से, किस घाटी में, कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये सब जो भी पॉइंट हम बताए हैं याद रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पा पुरास्थल है वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा राखीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राखीगढ़। अब चलिए इसे समझिए, राखीगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, राखीगढ़ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आदि बात करते हैं दोस्तों कि राखीगढ़ की खोज, तो राखीगढ़ की खोज कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में खोज हुआ था। और ये किसने किया था खोज? तो सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने किया था। ठीक है, राखीगढ़ की खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान और आचार्य भगवान देव जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए सबसे प्राचीन वेद काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद की यदि हम बात करते हैं तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। देखिए इस वेद में दोस्तों आपका 10 मंडल है। ऋग्वेद में आपका कितना मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो कौन कौन सा वो 10 मंडल है आपको यदि याद है तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और यदि सूक्त की बात करते हैं दोस्तों तो 1028 हो जाएगा। ठीक है, सूक्त की कितनी है? तो 1028 है। और आपका एक 10,580 जो है आपका हो जाएगा ऋचाएँ हो जाएगा। ठीक है, ऋचाएँ हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, प्रश्न किसी तरह से भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या, इसको VVI लगा लीजिएगा, पुराणों की संख्या कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा 18। और कौन कौन सा है आपका? जैसे 18 है। ठीक है, तो कौन 18 का नाम हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो स्पेस नहीं है, हट नहीं पाएगा। 18 का नाम हम आपको बता देते हैं, आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। अब चलिए कौन कौन सा है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, मत्स्य हो जाएगा पहला, और दूसरा है मार्कंडेय, तीसरा है भविष्य, चौथा है वामन, पाँचवा है ब्राह्मण, उसके बाद हो जाएगा ब्रह्मैत्वर्त और ब्रह्मा, भागवत, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कर्म और सकंद। ये सब जो हो गया 8 का नाम हो जाएगा। ठीक है, हम इसका PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप पूरी डिटेल्स में इसे पढ़ करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम सभी पुराण का नाम बता दिए हैं। यदि आपसे प्रश्न में पूछता है डायरेक्ट आप यही पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो वो 18 होती है। ठीक है, कौन कौन सा होती है आपको नाम बता दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके उसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, पाकिस्तानी जनरल ने पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ। देखिए यह जो है परवेज मुशर्रफ जो है वो 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी। देखिए यह भी आपसे डेट पूछा जाएगा 1999 है, तो यदि रियल डेट की हम बात करते हैं ना तो 12 अक्टूबर हो जाएगा 1999। 12 अक्टूबर 1999 को हुआ था। ठीक है, उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था, जिस समय आपका परवेज मुशर्रफ ने सैन्य शासन लागू किया था 12 अक्टूबर 1999 में, तो उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो उस समय नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था। ठीक है दोस्तों, चलिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद मोहम्मद और ऑप्शन डी है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, ये तो हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की खोज। इसकी स्थापना की हम बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 1916 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन हुआ था।
ये भी देखिए एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1916 को, और वसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्यकालीन स्थापत्य काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो पाटलिपुत्रा से हुए हैं, कि बराबर से हुए हैं, कि जागीर से हुए हैं, कि और ऑप्शन डी है सभी से हुए हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सभी से हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखित नहीं निम्नलिखित होगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, माफी चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन नीचे आ रहा है, जितना भी आपका क्वेश्चन मिलेगा जीएस का ना, सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो रेडियो तरंग का होता है, कि इंफ्रारेड का, एक्स किरणें का, कि गामा किरणें का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरणें का होता है सबसे कम। समझिएगा, गामा विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल भी सबसे कम होता है, ये भी याद रखिएगा। गामा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल भी सबसे कम होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो याद रखिएगा। हम दोस्तों बात करते हैं कि इसकी आवृत्ति और ऊर्जा जो है वो अधिक होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य तो होता है सबसे कम होता है, और इसकी आवृत्ति और ऊर्जा भी है वो आपका भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य पर इसकी हम परिसर की बात करते हैं, इसकी तरंगदैर्घ्य परिसर की हम बात करते हैं, तो इसकी तरंगदैर्घ्य परिसर होता है, लिख देते हैं आप याद कर लीजिएगा, 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻−10 मीटर इसकी परिसर हो गया, रेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्ट का ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है धारा की मात्रा को बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति रखेगा, बी में क्या कर रहा है, प्रयुक्त वोल्टता को सहायता करेगा, सी है बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा, और डी है बढ़ने वाली धारा को सहायता करेगा। समझिएगा, जब एक चालक में धारा बढ़ती है, ठीक है, तो लेंज का जो नियम है वो नियम क्या बताता है, वो लेंज का नियम क्या कहता है। ठीक है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो लेंज का नियम के अनुसार जो है कि बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, बढ़ने वाली जो धारा होती है उसकी विपरीत धारा उत्पन्न होती है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, ब्लू रे डिस्क एक खाली स्थान है। तो ब्लू रे डिस्क जो है दोस्तों वो क्या वाद्य यंत्र है, या मेडिकल उपकरण है, या डाटा संग्रहण प्रणाली है, या शैक्षणिक किट है। तो देखिए ब्लू रे डिस्क जो है वो एक डाटा संग्रहण प्रणाली है। ठीक है, यह एक डाटा संग्रहण प्रणाली, इसकी भंडार क्षमता की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक लेयर जो आपका होता है वो 25 GB का होता है। इसका एक लेयर 25 GB का होता है, और 2 लेयर कितना हो जाएगा, तो 50 GB का होता है। ठीक है, यह डाटा संग्रहण प्रणाली एक है, एक उपकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, तरंगदैर्घ्य यदि सबसे कम कहेगा तो हो जाएगा बैगनी रंग का। ठीक है, और सबसे अधिक कहेगा तो लाल रंग का हो जाएगा, और इसी का उल्टा एक होता है। ठीक है, यदि किस रंग का प्रकीर्णन यदि पूछेगा कि सबसे अधिक होता है प्रकीर्णन, ठीक है, सबसे अधिक प्रकीर्णन विचलन यदि रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो बैगनी का विचलन अधिक हो जाएगा, यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य जो है वो कमता है ना उसका विचलन ज़्यादा रहेगा, बढ़ेगा उसका विचलन, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगा उसका विचलन कम रहेगा। तो सबसे कम विचलन हो जाएगा लाल रंग का। ठीक है दोस्तों, विचलन की बात करते हैं, विचलन और तरंगदैर्घ्य दोनों अलग है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा उसका विचलन कमेगा, और जिसका विचलन बढ़ेगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति, यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य रहा तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। करें यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की जो स्थितिज है वो
स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यानी कि जोड़ क्या रहेगा, अनंत होगा, स्थितिज ऊर्जा के योग का दुगना होगा, शून्य होगा या अस्थिर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थिर रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, अस्थिर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, यदि साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित करे तब इसकी त्रिज्या, कह रहा है कि दोस्तों यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित कर रहे हैं तब इसकी त्रिज्या जो है वो क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी, ठीक है, इसकी त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि हम बात करते हैं, पूछेगा प्रश्न कि साबुन के बुलबुले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो शून्य होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा शून्य होती है। यह सब प्रश्न जो है ना काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का निरपेक्ष मान ज्ञात किया जाता है। तो निरपेक्ष मान ज्ञात किया जाता है किसे, विक्षेप चुंबकत्व मापी द्वारा या दोलनी चुंबकत्व मापी द्वारा या विपेक्ष एवं दोलनी चुंबकत्व मापी द्वारा। यहाँ पे देखिए चुंबकत्व मापी होगा, ठीक है, मापी द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, विपेक्ष और दोलनी दोनों के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, अनुप्रस्थ तरंगे संचारित हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो संचारित हो सकती है गैस और धातु दोनों में। गैस में होगी लेकिन धातु में नहीं, गैस में नहीं होगा परंतु धातु में होगा। ऑप्शन डी है, ना गैस में होगा ना ही धातु में होगा। तो 18 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ठीक है, गैस में नहीं होगा लेकिन धातु में होगा, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग जो है इसकी संचारित जो है वो गैस में नहीं धातु में होता है, और देखिए ठोस और लिक्विड में होगा, ठीक है, ठोस और लिक्विड में, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल पद के लिए जो आपका आने वाला है वैकेंसी, उसके लिए हम लगभग 50 सेट तैयार किए हैं जीके और जीएस का, ठीक है, जिसका पीडीएफ अभी रेडी नहीं हुआ है। जब वो रेडी हो जाएगा ना, तैयार हो जाएगा पीडीएफ बनकर, तब हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है, और उस पीडीएफ में आपको आंसर के साथ मिलेगा, ठीक है, जीके जीएस, और उसमें हिंदी का क्वेश्चन भी शामिल रहेगा और इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, मैथ का क्वेश्चन का अलग मिलेगा पीडीएफ। तो आप हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। तो 50 से आपका 60 सेट है दोस्तों, ठीक है, 50 से 60 सेट आपका तैयार हो रहा है, बहुत जल्द इसका पीडीएफ हम आप सभी के बीच प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब हम पीडीएफ आप सेंड करेंगे ना ग्रुप में, तो चैनल के माध्यम से हम सूचित आप सभी को कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, तब आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है तो कार्बन के 24 ग्राम के अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका आसान सा एक सूत्र है। सूत्र क्या है दोस्तों कि दिया गया द्रव्यमान कितना है तो 24 है, और परमाणु का द्रव्यमान कितना है तो 12 है, भागा लगा देंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो इसकी अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठन के रूप में पेट में नहीं साबित होता है। तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यह जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका रासायनिक सूत्र की यदि हम बात करते हैं तो H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। इसका प्रयोग जो है ना वो पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, विस्फोटक बनाने में किया जाता है, और आपका बैटरी जो होता है उसमें किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसको हम लोग रसायनों का राजा भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि रसायनों का राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन बी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपका प्रत्येक दिन जो आपका सेट डाला जाता है उसका उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।